नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल केवी कैरियर एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं हितेश सोलंकी और हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल साइंस सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमने स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आप लोग भी अपनी नोट अच्छे से बना रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। और इससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देखिएगा, बाद में ये लेक्चर देखना। 2 लेक्चर की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, आज हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक का नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये जो टॉपिक है उसमें एक वर्ड से आप बहुत ही परिचित हो, जिसने हमको पहले लेक्चर में भी हमने जाना है इसके बारे में, जहां पे हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हेरिटेज मतलब वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम अवर फोर फादर्स। जो भी चीजें हमें हमारे पूर्वजों से मिली है उसे हम हेरिटेज कहते हैं। और हमने इसके पहले लेक्चर में यह भी समझा था कि हेरिटेज 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज और दूसरा होता है कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज हम उसे कहते हैं जो हमें सीधा नेचर से मिलता है, जिसमें इंसान का इतना हाथ नहीं होता। और दूसरा होता है कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज मतलब जो मैन मेड थिंग्स होते हैं, जो भी इंसान बनाता है और इंसान दूसरे इंसान को देता है, वो होता है कल्चरल हेरिटेज। तो आज हमें कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इंडिया हैज गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। तो भारत ने दुनिया को एक डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, रिच एंड डाइवर्स हेरिटेज। तो ये जो भारत का हेरिटेज है वो बहुत ही रिच हेरिटेज है एंड डाइवर्स है। क्यों डाइवर्स है, क्यों रिच है, इसका मतलब हम समझेंगे आगे। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए, इसीलिए मैंने लिखा है इट इज अ मैन मेड, मतलब कि हेरिटेज है, कल्चरल है, दैट मीन्स कि ये इंसानों ने बनाया है। तो इंसान जो भी चीजें बनाएगा वो सारा कल्चरल हेरिटेज में आएगा। Whatever is received or created by humans with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. तो इंसान अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी स्किल से जो भी चीजें बनाता है यानी कि क्रिएट करता है, वो सारी चीजें कल्चरल हेरिटेज में आती है। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, टर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, इटीसी। तो देखिए कितने सारे ट्राइब्स, कितने सारे पीपल हमारे देश में आए। इन सब लोगों ने जो भी क्रिएट किया होगा, जो भी रिसीव किया है, वो सारी चीजें कल्चरल हेरिटेज बोली जाएगी। हालांकि यहाँ पे आर्यंस से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इससे पहले भी द्रविडियंस लोग थे, सिंधु संस्कृति के लोग जिसे हम बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, वो भी तो हमारे देश के हिस्सा थे। उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बनाई थी, वो सब भी कल्चरल हेरिटेज में आएगा। समझते हैं यहाँ पे। कास्टिस एंड ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया, इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम रिच। इन सबके बीच में जो भी एक्सचेंज हुआ, उसी के कारण हमारा हेरिटेज जो है वो रिच बना है। और ये सब लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब से, इसलिए हमारा जो हेरिटेज है वो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाई वाला देखने को मिलता है। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड लिखा है, तो प्री हिस्टोरिक के जो लोग थे उन्होंने भी इस हेरिटेज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझनी है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। प्री हिस्टोरिक पीरियड ये ऐसा पीरियड है जहां पे ना तो कोई स्क्रिप्ट थी, ना कोई लैंग्वेज था, मतलब कि किसी भी तरह का कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि लैंग्वेज, जैसे कि मैं बोलूं कि गुजराती हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी भाषा है, इस तरह से ये जो भाषा है वो कैसे लिखी जाती है वो स्क्रिप्ट में बताया होता है। तो उस टाइम पे तो ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई लैंग्वेज है, तो ये जो टाइम पीरियड है उसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। और उसके आगे जब दूसरा पीरियड आता है उसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरी। अब इसमें क्या था कि यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट भी है और लैंग्वेज भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस स्क्रिप्ट को और लैंग्वेज को अभी भी सोल्व नहीं कर पाए। अगर उसका बेस्ट एग्जांपल देना हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, उन्होंने जो भाषा थी, उन्होंने जो लैंग्वेज थी, वो हम उसको समझ नहीं पाए। आज तक उस पर स्टडी चल रही है, रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी भी हमें उसमें सक्सेस नहीं मिला है। तो ये था प्री हिस्टोरिक पीरियड। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर्स ओल्ड। तो हमारा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो आज से 5000 साल पुराना है। इसका मतलब दोस्तों, हमने, इंसान ने जो बनाना स्टार्ट किया है वो आज से नहीं किया, वो पिछले 5-6 हजार सालों से सारी चीजें बनाते आ रहे हैं।
द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। अगर इसका कोई प्रूफ हमें देना है तो वह इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हमारे आज से 5000 साल पुरानी संस्कृति रही है, उन्होंने ये सारी चीजें बनाना स्टार्ट किया था। On seeing the remains of the figures of God and goddesses, humans, animals and several toys as well as sculpture of a bearded man and the statue of a dancer, one feels self-esteem and pride in our cultural heritage। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अब तक कितनी सारी चीजें इंसानों ने डेवलप की है, कितनी सारी चीजें इंसानों ने बनाई है। ये सब कुछ देखकर हमें बहुत ही प्राउड फील होता है अपने कल्चर के ऊपर, अपने हेरिटेज के ऊपर। तो देखिए कौन कौन सी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। तो देखिए, द रिमेनिंग ऑफ द फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो यहाँ पे गॉड्स एंड गॉडेसेस के फिगर बनाए गए। इसके अलावा ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज एज वेल एज द स्कल्पचर ऑफ ए बियर्डेड मैन एंड द स्टैच्यू ऑफ डांसर, वन फील सेल्फ एस्टीम्ड एंड प्राइड इन अवर कल्चरल हेरिटेज। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने यहाँ पे दो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। बियर्डेड मैन, जो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है कि किस तरह से आज से 5000 साल पहले भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ने इस तरह की पूरी एक प्रतिमा जो है वो, एक स्कल्पचर जो है वो बनाया है। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो ये जो इंसान है उसने अपनी जो दाढ़ी हो एकदम ट्रिम करके रखी हुई है, ऊपर उसने माथे पे कुछ लॉकेट जैसा पहना हुआ है और अपने शोल्डर पे उसने साल भी रखी है, और वो भी डिजाइनर साल है। वहां पे फ्लावर्स की कुछ डिजाइन हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये 5000 साल पुरानी ये स्कल्पचर आपको यहाँ पे बताई गई है। दूसरा अगर देखोगे तो यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ ए डांसर, यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो डांसर जो है वो एक डांसिंग गर्ल का मूर्ति है, जो कि 10 सेंटीमीटर जितनी मूर्ति बनाई गई है। उसके एक हाथ में बहुत सारे बेंगल्स उसने पहने हैं, दूसरे हाथ में कुछ 3-4 बेंगल्स उसने पहने हैं, उसके गले में उसने लॉकेट भी पहना हुआ है, और ऑस्ट्रेलोइड जो हमारी ट्राइब है उसके जैसी उसकी शक्ल मिलती हुई देखने को मिलती है। और वो हो सकता है कि वो त्रिभंगा जो स्टेप्स होता है हमारा डांस का, उस स्टेप्स में वो खड़ी है। इस तरह से हमारी पूरी ये मूर्ति यहाँ पे दिखाई गई है। आप ये मूर्ति यहाँ पे देख सकते हो कि वो उस टाइम पे कैसे दिखती थी। तो ये सारी चीजें देखकर हमें बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे लोग, हमारे आर्टिसंस ये 5000 साल पहले भी इस तरह का काम करते थे। ये सारी चीजें हमारा कल्चरल हेरिटेज है। फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर्स ऑफ बुलक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मौर्यन पीरियड की बात की जा रही है। मौर्यन पीरियड जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे बड़े बड़े राजा होंगे। इन्होंने ये जो मौर्यन पीरियड है उसमें इन्वर्टेड लोटस के ऊपर उन्होंने बुल्लक और लायन का फिगर बनाया। मित्रों, लोटस मतलब कमल का फूल, अगर आप उसको उल्टा कर दोगे और जो डिजाइन होती है उसके ऊपर उन्होंने लायंस और बुल्लक के फिगर्स बनाए थे। ये मैं बात कर रहा हूं आज से कितने साल पुरानी, 3000 साल या 4000 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूं। उस टाइम पे ये सारी चीजें हमारे पास हुआ करती थी। द स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म और द कालखंड स्टेच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स। तो देखिए, यहाँ पे गौतम बुद्धा जो मेडिटेशन में बैठते हैं उस तरह का एक स्टेच्यू हमको मिला है। ऐसे भी स्टेच्यूज हम बनाते थे। जैन तीर्थंकर के टाइम पीरियड के भी बहुत सारी स्कल्पचर्स हमको मिली है। दोस्तों, ये सब हमारी एंशिएंट चीजें, उस टाइम के लोगों ने इस तरह का पूरा स्कल्पचर वगैरह डिजाइन किया था, जो कि हमारा एक कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। और इसलिए हमें प्राउड फील होता है कि हमारे देश में आज से बहुत साल पहले भी हम किस तरह से, हमारे आर्टिस्ट जो थे वो किस तरह की कलाबाजी में शामिल थे। द केव्स ऑफ द एलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इटीसी। देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम पे महाराष्ट्र में जब अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई गई थी, जो केव्स बनाई गई थी, वो भी आज देश में बहुत ही प्रसिद्ध है और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। तो ये केव्स भी तो इंसान ने बनाई है, इसीलिए वो हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। By seeing this heritage, we feel proud, glad and also respect for our cultural heritage. ये सारी चीजें देखकर हमें बहुत ही प्राउड फील होता है, इवन हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं। Our cultural heritage accommodates places, buildings, sculptures, stupas, vihars, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates. तो देखिए दोस्तों, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूपास, विहार्स एंड चैत्यर्स। यहाँ पे मैं 3 चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, स्तूपास, विहार्स एंड चैत्यर्स। जब हमारे देश में बुद्ध रिलीजन बहुत ही उसकी चरम सीमा पे था, तब सम्राट अशोक ने यहाँ पे बहुत सारे स्तूपास बनाए थे। ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में 84,000 जितने स्तूपास अशोक ने बनवाए थे। स्तूपास एक ऐसा बिल्डिंग होता है कि जिसके अंदर
भगवान बुद्ध और ऐसे जो बौद्धिस्ट मोंक होते हैं उनके बॉडी के पार्ट्स को वहां पे रखा जाता है। विहार वो जगह है जहां पे जो साधु संत होते हैं, जो बुद्धिस्ट मोंक होते हैं, जब वो दूसरे सिटी में, दूसरे गांव में जब जाते हैं तो उनके लिए रहने की जगह वहां पे होती है, तो वो वहां पे रहते हैं। और चैत्यास, चैत्यास मतलब वो ऐसी गुफाएं होती है, ऐसे केव्स होते हैं जहां पे लोग प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो पूजा पाठ करने की वो जगह होती है, उससे हम चैत्यास बोलते हैं। बाकी टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स तो है ही। Even historical places of our freedom movement like साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन कोलकाता, दिल्ली etc। तो दोस्तों हमारे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है उन सब ने भी साबरमती आश्रम हो, चाहे दांडी हो नवसारी का, चाहे बारडोली हो, चाहे वर्धा हो, शांति निकेतन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उसके एस्टेब्लिशमेंट किया था जो कोलकाता में है, दिल्ली, ये सारी चीजें हमारे कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, युद्ध शास्त्र, chariot, political science, zoology, botany, वास्तु शास्त्र, religion, republic, judiciary, legislation, environment, protection etc. are the important discoveries of India। अगर आप देखोगे कि इंडिया ने पिछले कितने सारे सब्जेक्ट में कितना सारा काम किया हुआ है, आज से लेकर अगर आप देखोगे पिछले हजारों सालों में इंडिया ने बहुत तरक्की की है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ जीरो, आर्यभट्ट ने, माना जाता है कि आर्यभट्ट ने डिस्कवरी ऑफ जीरो किया था। तो ये हमारे देश ने, हमारे देश के लोगों ने अपने शक्ति से, अपनी बुद्धि से ये सारी चीजें हमको गिफ्ट में दिया है, इसीलिए ये हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जूलॉजी, जिसपे हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बोटनी, जिसमें हम प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं उसके बारे में स्टडीज करते हैं। वास्तुशास्त्र हो गया, जो हमारा घर परिवार है, जिसमें कौन सी चीजें कहाँ पे रखनी चाहिए, बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए, और सारी चीजें जो हाउस के रिलेटेड है और जो भी बिल्डिंग्स के रिलेटेड है वो सब वास्तुशास्त्र में पढ़ाई जाती है। जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, और एनवायरमेंट, हमने एनवायरमेंट को भी बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है और उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हमने लिखी हैं और बताई हैं दुनिया को। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है वो बहुत ही रिच एंड डाइवर्स है। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।